Welcome to all of you. I am KL Saini, Assistant Teacher, प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद। प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को जान लीजिए कि आज मैं आपको इंग्लिश में सिंटैक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले भी मैं आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म बता चुका हूं कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ये किस प्रकार से कहां पर रखा जाता है। लेकिन उसी से संबंधित ये हमारा चैप्टर है सिंटैक्स, जिसमें हम वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि सिंटैक्स के अंतर्गत छोटी छोटी मिस्टेक्स हुआ करती हैं जो आप जल्दी जान नहीं पाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कहीं हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक, कहीं मेन वर्ब की मिस्टेक, कहीं प्रीपोजिशन की मिस्टेक, कहीं आर्टिकल की मिस्टेक, यानी मेनी टाइप्स ऑफ मिस्टेक आर इन सिंटैक्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ब से संबंधित बात, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात होती है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय, अर्थात जो समय हमारे सामने मौजूद है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय होता है। और फ्यूचर टेंस ये न वर्तमान होता है न बीता हुआ होता है, बल्कि आने वाले समय को हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। जिस प्रकार से आपने ये 3 टेंस देखे, उसी प्रकार से आप एक छोटी सी बात और जान लीजिए कि हर टेंस को 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। हर टेंस को 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, इंडेफिनिट टेंस ये अनिश्चित काल होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम निरंतर काल कहते हैं। इसमें काम बिल्कुल कंटिन्यू जारी रहता है। परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण काल कहते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम क्या कहते हैं? पूर्ण निरंतर काल। इसी प्रकार से जब आप ये चीज ध्यान दीजिए कि जैसे हम प्रेजेंट टेंस को जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हम पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस को जब पढ़ते हैं तो पास्ट के चारों पार्ट पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर के चारों पार्ट पढ़े जाते हैं। अब मैं आज आपको बता रहा हूं प्रेजेंट और पास्ट का मैं आपको इंडेफिनिट टेंस बता रहा हूं। देखिए, इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इंडेफिनिट 3 होते हैं।
प्रेजेंट का भी होता है, पास्ट का भी होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। लेकिन आज मैं आपको केवल 2 ये इंडेफिनिट बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी वर्ब में कुछ न कुछ अंतर निगेटिव इंट्रागेटिव में हो जाता है। तो जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूं, इंडेफिनिट टेंस मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं वाक्यों के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं और ताहू आदि शब्दांश आते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि ये शब्दांश आते हैं। तो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव, ये सभी प्रकार के वाक्यों में देखिए क्रिया किस प्रकार से लगाई जाती है। मैं सबसे पहली बात साधारण वाक्य के बारे में बोल रहा हूं आपको। जैसे मोहन एक पत्र रोज लिखता है। मोहन एक पत्र रोज लिखता है। आप इसका नियम क्या होता है बनाने का? देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कर्ता के अनुरूप क्रिया लगाई जाती है। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब प्लूरल नहीं लगा सकते, वर्ब सिंगुलर ही लगाएंगे। अंग्रेजी की जितनी भी क्रियाएं हैं सब प्लूरल नंबर में होती हैं और उन्हें सिंगुलर नंबर बनाने के लिए वर्ब के अंत में एस जोड़ दिया जाता है। तो ये वाक्य हमारा कैसे बन जाएगा? मोहन हमारा सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर का ही वर्ब लगता है और वर्ब है इसमें राइट। अगर हम इसमें एस लगा दें तो सिंगुलर नंबर का हमारा सब्जेक्ट और सिंगुलर नंबर का वर्ब हो जाएगा। तो मोहन राइट से लेटर। अब देखिए सिंटैक्स के अंतर्गत हम चूंकि जानते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से लोग सिंगुलर नंबर के साथ प्लूरल नंबर की वर्ब लगा देते हैं, जो कि सिंटैक्स के अंतर्गत वो बिल्कुल गलत माना जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम इसका निगेटिव या इंट्रागेटिव बनाते हैं तो भी ध्यान देने योग्य बात है कि निगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक नहीं और दूसरा कभी नहीं। अगर वाक्य हमारा नहीं है, जैसे सीता अपना काम नहीं करती है, भाई 2 ही चीजें होंगी, या तो नहीं करती है या कभी नहीं करती है। तो नहीं वाला नियम दूसरा है और कभी नहीं वाला नियम दूसरा है। ये क्या बन जाएगा? इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। और इसका नियम भी ध्यान दे दीजिए, इसका नियम भी है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। लेकिन जो हमारी वर्ब लगेगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। निगेटिव में क्या होता है? इसमें सीता अपना काम नहीं करती है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट बटे डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर कभी नहीं वाला वाक्य आ जाए तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद क्या लगाते हैं? नेवर और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि नेवर वाले वाक्यों में जब हम नेवर लगा देते हैं
तो जो हमारी वर्ब बनेगी वो सिंपल सेंटेंस के अनुसार बनेगी, अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नंबर में बनेगी। इसी प्रकार से इसका इंट्रागेटिव, ये वाक्य क्या बनेगा, सीता अपना काम नहीं करती है, तो ये बन जाएगा सीता, फिर क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। जब डज लगाते हैं तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन इधर नेवर लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब आना जरूरी है, सब्जेक्ट प्लस नेवर, यानी अगर ये वाक्य आ जाए सीता अपना काम कभी नहीं करती है, तो ये हो जाएगा सीता नेवर डज, एक वचनकर्ता के साथ एक वचन की क्रिया, सीता नेवर डज हर वर्क। इसी प्रकार से इंट्रागेटिव को ले लें, इंट्रागेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं जिसमें भी वर्ब का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक तो क्या वाले वाक्य होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है। ठीक, कहाँ आता है, बीच में, जैसे क्या रानी एक गाना गाती है, क्वेश्चन मार्क, और ये आ गया रानी वो क्या, रानी एक गाना क्यों गाती है, क्वेश्चन मार्क। तो ये वाक्य बन जाएगा, सेंटेंस आपका बनेगा। देखिए, अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाई जाती है डज बटा डू, टेंस चाहे जो भी हो, अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू है तो हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, उसका मतलब हो जाता है क्या, और क्या की अंग्रेजी लगाने की जरूरत नहीं होती। वो कब लगेगी, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीचों बीच में होगा, जैसे इसमें आया है रानी एक गाना क्यों गाती, तो ये बन जाएगा पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज बटा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए वाक्य आपका लिखा है क्या रानी एक गाना गाती है, क्योंकि क्या से शुरू है, स्टार्टिंग है इसकी, इसलिए सबसे पहले लगाएंगे डज, रानी और उसके बाद सिंग ए सॉन्ग। डज रानी, डज मैंने क्यों लगा दिया, डज इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा डज हेल्पिंग वर्ब लगती है और प्लूरल के साथ डू लगाई जाती है। इसी प्रकार से ये वाक्य सेंटेंस लिखा हुआ है रानी ये गाना क्यों गाती है, ये हो जाएगा क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे व्हाई, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, व्हाई डज रानी सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसी से रिलेटेड होता है, केवल मेन वर्ब में अंतर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब में अंतर आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे आ ई ए, इसी प्रकार से इसका रूल क्या होता बनाने का, अगर हमारा वाक्य साधारण है अफर्मेटिव है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। दूसरी बात यह है निगेटिव में अगर नहीं वाला वाक्य है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट और उसके बाद
डिड नॉट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अगर कभी नहीं वाला वाक्य है तो सबसे ये कभी नहीं, अगर सेंटेंस हमारा कभी नहीं वाला है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन उसमें तब डिड नॉट नहीं लगाते बल्कि नेवर लगा देते हैं। और नेवर के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं नेवर के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी इसकी, और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। इसी प्रकार से जैसे हमारा इंट्रागेटिव सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? इंट्रागेटिव सेंटेंस में जैसे हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक क्या वाले होते हैं और दूसरे क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लगाते हैं? डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे मान लीजिए राम ने खाना खाया। अब देखिए आ ई ए वाक्य के अंत में है, लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट खाया आ ई ए। तो सबसे पहले ये हमारा सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव, सबसे पहले लिखेंगे राम, फिर उसके बाद लिखेंगे एट द फूड, राम एट द फूड। और फिर क्या है, अगर यही वाक्य निगेटिव होता राम ने खाना नहीं खाया तो बन जाता राम डिड नॉट ईट द फूड, राम डिड नॉट ईट द फूड। इसी प्रकार से अगर कभी नहीं वाला वाक्य होता राम ने खाना कभी नहीं खाया तो हो जाता राम नेवर ईट द राम नेवर एट द फूड, राम नेवर एट, नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आता क्या राम ने खाना खाया तो क्या से शुरू है, तो डिड पहले लगाते, डिड राम ईट द फूड। और राम ने खाना क्यों खाया, राम ने खाना क्यों खाया तो बन जाता व्हाई डिड राम ईट द फूड और क्वेश्चन मार्क लगा देते। एक चीज और ध्यान दे लीजिए, हु एक ऐसा, अगर वाक्य में आ जाए कौन या किसने, अगर ये आ जाए एक वो खाना किसने खाया, किसने खाया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मालूम पड़ रहा, लेकिन जो ये किसने इसकी अंग्रेजी हु होती है। हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो कि सब्जेक्ट का भी काम करता है और इंटरोगेटिव वर्ड का भी काम करता है। तो ऐसे वाक्यों में, हु वाले वाक्यों में हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु के बाद फिर डिड लगाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि क्या करते हैं हु और उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बन जाएगा हु sang a song, हु sang a song। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हु आ गया, हु डिड sang a song, सेंटेंस गलत हो गया। हु वाले वाक्यों में डिड लगाने की जरूरत नहीं होती है, जैसा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसी प्रकार से हम अपना सेंटेंस बना देते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर उस टेंस में लगती है तो हम लगाएंगे, नहीं लगती है तो सिंपल सेंटेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब नहीं भी लगाएंगे। ये आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से वर्ब गलत हो सकती है। और एक चीज ध्यान दे लीजिए, एक चीज ये ध्यान देना है यहाँ पर
कि अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है, अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस है और आपने उसमें फुल स्टॉप लगाया है, तो वो अगर ये पूछा जाए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो वो गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का होना नितांत आवश्यक है। अगर नहीं लगाते हैं तो वो सिंटैक्स गलत हो जाएगा सिंटैक्स के अंतर्गत। इसी प्रकार से इस बात को भी ध्यान रखिए कि कोई भी वाक्य इंट्रागेटिव तब होता है जब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगी होती है तब। जब तक सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तब तक वाक्य इंट्रागेटिव नहीं होगा। जैसे हम कह दें व्हाई राम रोट ए लेटर, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया इसमें, और कहा व्हाई राम रोट ए लेटर, और इस प्रकार का सेंटेंस है, और कह के आ गया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं है, और जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो क्वेश्चन वर्ड से ही वाक्य केवल प्रश्नवाचक नहीं हो पाएगा। ये वाक्य जो है हमारा अफर्मेटिव है। इसलिए हम दो सुधार करेंगे, या तो हम यहाँ पर डिड लगा दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, और जब डिड लगाएंगे तो राइट हो जाएगा। अगर हम वही लिखना चाहते हैं तो हम ये साइन ऑफ इंटरोगेशन हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे, तो वाक्य हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इंट्रागेटिव सेंटेंस कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब जब तक सब्जेक्ट से पहले नहीं होगी तब तक वो वाक्य इंट्रागेटिव नहीं हो सकता है। समझ गए? इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि हमारे टेंस कितने होते हैं, तीन होते हैं। टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और हर टेंस को चार भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने ये भी बताया आपको अलग अलग कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रागेटिव बनाने के कौन कौन से नियम होते हैं और किस प्रकार से उनका करेक्ट यूज वर्ब का किया जाता है। एक चीज और ध्यान दे लीजिए, वर्ब से संबंधित है। कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स हैं, जैसे हम कंटीन्यूअस टेंस को ले लें या हम परफेक्ट टेंस को ले लें। कंटीन्यूअस टेंस में अगर वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, अगर वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है तो जो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा। और अगर वाक्य हमारा पैसिव वॉइस अर्थात कर्म से शुरू है और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनी हुई है, परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनी हुई है, यानी तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा नियम ध्यान रखिए, अगर वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है, क्या है? एक्टिव वॉइस है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी अगर है और वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस है तो इसमें वर्ब में क्या लगेगा? और भी देख लीजिए, हैज बीन, हैज बीन, हैव बीन, had been, will have been, will have
बीन या शैल हैव बीन है, शैल हैव बीन है, तो वर्ब में क्या लगेगा? वर्ब में आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी अगर एक्टिव वॉइस है। और अगर पैसिव वॉइस है, अगर पैसिव वॉइस वाक्य है हमारा और यही हेल्पिंग वर्ब है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। तो इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें हम लगाते हैं। और अब आप लोग इसको देख चुके हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगले टर्म पे मैं पैसिव वॉइस के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको देखिए कुछ आप थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, उसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला वाक्य है राम डिड नॉट डिड हिज वर्क। दूसरा वाक्य है सीता डिड नॉट, सीता डिड नॉट वेंट टू स्कूल। तीसरा वाक्य है डू यू लव मी। और चौथा वाक्य है व्हाई डज यू कॉल मी। पांचवा वाक्य है वेयर डज दे लिव। इस प्रकार से आपने देखा ये 5 सेंटेंस आप करेक्ट करके लाएंगे। और जहां पर जिस प्रकार से मैंने बताया है कि वर्ब का उसी प्रकार से रूप रखेंगे आप। और थैंक्स।